तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एंड्रयू मार्वेल की लिखी हुई पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस के ऊपर। और इस वीडियो में हम इस कविता की जो हिंदी एनालिसिस है, जो समरी है और जो ट्रांसलेशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एंड्रयू मार्वेल के ऊपर। ये एक इंग्लिश पोएट थे और इन्हें मेटाफिजिकल पोएट में से एक जाना जाता है और इनका जीवन काल मार्च 1621 से लेकर अगस्त 1678 के बीच में रहा था। तो ये जो पोएम है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, ये एक मेटाफिजिकल पोएम है और मेटाफिजिकल पोएम उन पोएम्स को कहा जाता है जिसमें दर्शन होता है, जिसमें आध्यात्मिकवाद होता है, जिसमें धर्म से जुड़ी हुई बातें कही जाती हैं और इसके साथ साथ ही ये बहुत ही बौद्धिक रूप से भरी होती हैं। तो ऐसी पोएम्स की श्रेणी में ये कविता भी आती है और इसलिए इसे मेटाफिजिकल पोएम कहा गया है। इस कविता की समरी ये है कि इसमें जो पोएट है वो अपनी प्रेयसी से, अपने लवर से मिन्नतें कर रहा है कि क्यों ना हम इंटीमेट हो जाएं, सेक्सुअली एक्टिव हो जाएं और एक दूसरे के संपर्क में आएं। लेकिन अपने शर्मीलेपन के कारण वो जो लवर है वो इस बात में हिचकिचा रही है, शर्मीली हो रही है। और इसके जवाब में जो पोएट है वो कहता है कि देखो, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट में, तुम्हारी सुंदरता में, तुम्हारे प्रेम में युगों युगों तक इंतजार करता, आस करता और इसकी प्रशंसा करता। लेकिन तुम जानती हो कि समय हमारे लिए नहीं रुकता, कि इससे पहले कि जो समय है हमें मिटा दे, क्यों ना इस समय में बीत रहे पलों को हम अपना बना लें और एक दूसरे में समा जाएं। तो इस तरह के भाव हैं इस कविता में। तो चलिए देखते हैं इसे आगे लाइन बाय लाइन की कविता क्या कहती है। तो पहली लाइनों में कवि कहता है कि हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस कोइनेस लेडी वर नो क्राइम। कि देखो, अगर हमारे पास इस दुनिया में भरपूर समय होता तो ये जो कोइनेस, ये जो तुम्हारा शर्मीलापन है, इसमें कोई बुराई नहीं थी, तुम कर सकती थी जब तक तुम्हारा मन करता। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव स्टे। हम साथ साथ बैठते और फिर सोचते कि ये जो दिन है इसे प्रेम में हम किस तरीके से व्यतीत करें, बिताएं। दाओ बाय द इंडियन गंजेस साइड शुड्स्ट रूबीज फाइंड। तुम जो होती गंगा के किनारे किनारे चलती और वहाँ शायद तुम्हें मनिक, ये जो रूबी होती हैं, वो मिलती। आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन। और मैं जो है हम्बर एक नदी है इंग्लैंड में, तो मैं उसके किनारे चलता हुआ शायद शिकायत करता, शायद लिखता तुम्हारी याद में। तो कहने का मतलब है, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम भले ही दूसरे देशों में होते तो भी वो जो वक्त है हम काट सकते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी नहीं होती। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। और जो फ्लड, ये एक बाइबल से ली हुई घटना है। इसमें क्या होता है कि जब कयामत जैसी बात बन जाती है और बाढ़ जाती है संसार में, तो ये जो नोहा होते हैं ये अपनी नाव में 40 दिन तक और 40 रात तक रहते हुए उस बाढ़ का सामना करते हैं या उस बाढ़ से बचते हैं और बचाते हैं। तो वो कहता है कि उस बाढ़ के आने से पहले भी मैं तुम्हें प्यार करता, मतलब मेरा प्यार इतना लंबा होता। एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द जूज। और इसके बावजूद भी जो मेरा प्यार है, तुम उससे इनकार कर सकती थी, और वो इनकार तुम तब तक कर सकती थी जब तक कि ये जो जूइश कौम है ये जो है अपना धर्म परिवर्तन ना कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि जो जूइश पीपल हैं उनका धर्म 5000 सालों से चला आ रहा है, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि ये जो जूइश कौम है अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे का धर्म ले लेंगे। और एक किस्म से देखा जाए तो ये बात संभव नहीं है। तो पोएट का कहना यहाँ पर ये है कि भले ही इसमें शाश्वत टाइम लग जाता, फिर भी अगर तुम मेरे प्रेम के लिए इनकार करती तो भी चलता, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी नहीं होती और मैं वेट करता रहता।
माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। और ये जो मेरा प्रेम है ये उस वेजिटेबल सब्जियों की तरह होता जो उगता तो धीरे धीरे लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में वो पनपता कि उससे से बड़े जो साम्राज्य हैं एम्पायर्स वो भी ढक जाते, लेकिन इसने अपना उगना या पैदा होना बंद नहीं किया होता। एंड 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze। 100 साल तो मैंने तुम्हारी आंखों की प्रशंसा और तुम्हारे ललाट, तुम्हारे माथे पे एक नज़र डालने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए मैंने बिता दिए होते। 200 to adore each breast। और इसके साथ ही 200 साल मैंने तुम्हारे वक्ष स्थल, तुम्हारे जो ब्रेस्ट है उनमें से एक एक की प्रशंसा करने के लिए मैंने 200 साल लगा दिए होते। बट 30,000 to the rest। और बाकी के लिए मैंने 30,000 साल लगा दिए होते। An age at least to every part and the last age should show you heart। और इसके अलावा जो तुम्हारे बाकी अंग हैं उसके लिए मैंने एक युग लगा दिया होता। एज का मतलब हजारों साल होता है, क्योंकि जैसे हमारे इतिहास में आपने पढ़ा होगा स्टोन एज होता है, आयरन एज होती है, उसी तरह कवि कहता है कि मैंने इस तरह की एज तुम्हारी बॉडी के एक एक पार्ट की प्रशंसा करने में लगा दिया होता। और ये जो लास्ट का एज होता मेरी प्रशंसा का जो मैं बिताता, उसमें तुम्हारा जो है हार्ट तुम शो करती। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि वैसे जो फिजिकल इंटीमेसी है, जो मैं कह रहा हूँ कि हमें फिजिकल कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन कवि का यहाँ पर यह भी मानना है कि इवेंचुअली जब इतने सालों के बाद जब उसका वेट खत्म होगा और जब उसकी प्रेमिका उसे अपना हार्ट दिखाएगी, तो हार्ट से यहाँ मतलब है इमोशन से, नॉन सेक्सुअल जो कांटेक्ट है उससे उसका तात्पर्य है। और यहाँ पर कवि का ये भी कहना है कि दो कि भले ही फिजिकल कांटेक्ट के लिए मैं उतावला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नॉन फिजिकल रिलेशनशिप है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट नोर वुड आई लव एट लोअर वेट। और कवि आगे कहता है कि देखो ये जितनी भी बातें मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि ये तुम डिजर्व करती हो, तुम इसकी हकदार हो। मतलब इससे कम में अगर मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा तो मुझे लगता है कि तुम्हारी शान के खिलाफ होगा, तुम्हारी ब्यूटी के खिलाफ होगा, तुम्हारे लिए जो मेरा प्रेम है उसके खिलाफ होगा। तो ये जितना भी समय मैं बिताता तुम्हारी रिक्वेस्ट में, तुम्हारी प्रशंसा में, ये इसलिए क्योंकि यू डिजर्व इट। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर। अब प्रशंसा कर ली कवि ने, कह दिया कि देखो मैं तुम्हें ऐसे इजहार करता अपना, इतनी वेट करता तुम्हारी, इतनी प्रशंसा करता तुम्हारी, लेकिन अब रियलिटी में आते हुए पोएट कहता है कि लेकिन इन बातों के साथ साथ ही मुझे इसका भी पता है कि जो समय का पंखों वाला रथ है, जिस रथ पे चढ़ के समय आता है उस पे पर लगे हुए हैं और मैं सुन सकता हूँ कि वो आ रहा है। मतलब जो समय है वो बीतता जा रहा है, ये मुझे भी मालूम है। And yonder all before us lie deserts at vast eternity। अगर तुम आसपास देखती हो तो एक बहुत बड़ा सहरा जिसे कहते हैं, रेगिस्तान, वो फैला हुआ है। मतलब अगर हम गुजर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसके बाद की लाइफ हो उसमें भी हमें यही सुकून मिले, यही सुख मिले और यही समय मिले। और उस आफ्टर लाइफ को पोएट ने यहाँ पर एक डेजर्ट के रूप में लिया है। दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड। और जब ऐसा होगा, जब हम गुजर जाएंगे, तो तुम्हारी जो सुंदरता है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी, मतलब वो भी नाश हो जाएगी। नोर इन दाई मार्वल वोल्ट शैल साउंड। और ना ही मार्वल वोल्ट जो कब्र होगी, कब्र पे कई बार जो है मार्वल लगा होता है चारों तरफ, तो उस कब्र में भी नहीं सुनाई देगी माई एकोइंग सॉन्ग। ये जो मेरी आवाज़ है ये तुम्हें सुनाई नहीं देगी, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई नहीं देगी। देन
worms shall try that long preserved virginity। और जब तुम कब्र में होगी तो तुम्हारा ये जो कौमार्य है, ये जो वर्जिनिटी है जिसे तुमने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, उसे कीड़े खाएंगे। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि जिस चीज़ को तुम इतने जतन से रख रही हो तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि जब शरीर ही नाश हो जाएगा तो उस संरक्षित प्रिजर्व्ड या रिजर्व्ड चीज़ को कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। तो क्या तुम ऐसा चाहती हो? एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट एंड इन टू एशेज ऑल माई लस्ट। और तुम्हारा जो क्वेंट से मतलब होता है जो ढकियानुसी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। तुम्हारी ये जो ढकियानुसी की बात तुम कर रही हो ये भी मिट्टी में मिल जाएगी, और इसके साथ साथ ही मेरी जो हवस है वो भी राख में मिल जाएगी। तो क्यों ना तुम मेरी बात मान लो और इस पल को हम इंटीमेट कर लें, एक दूसरे में समा लें अपने को। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। फिर कवि इसी बात को लेकर आगे कहता है कि जब लाइफ का एंड हो जाएगा तो ये जो कब्र है, भले ही ये अच्छी जगह हो, वहाँ पे सुकून हो, या वहाँ पे प्राइवेट रूप से वहाँ रह सकते हैं, कोई उन्हें छेड़ने नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई इम्ब्रेस करता है। इम्ब्रेस का मतलब आलिंगन, लेकिन यहाँ पे उसका कहने का मतलब है कि वहाँ पर कोई फिजिकल इंटीमेसी जो होती है, सेक्स, ये करने वहाँ कोई नहीं जाता या नहीं होता। नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल हू सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। तो इसलिए अब वो फिर प्रेजेंट में आ जाता है कि देखो अभी जो हमारे पास पल है, और जब तुम्हारी जवानी का जो रंग है वो ऐसे चमक रहा है जैसे कि सुबह की ओस हो। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स। और तुम्हारे पोर पोर से ये जो आग की तरह ये जो तुम्हारा रूप छलक रहा है, रिस रहा है। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल वी मे एंड नाउ लाइक एम्ब्रस बर्ड्स ऑफ प्रे। तो क्यों ना स्पोर्ट्स अस का मतलब यहाँ पे है कि क्यों ना हम इंटीमेट हो जाएं, क्यों ना हम सेक्सुअली इंगेज्ड हो जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास मौका है, अभी हम कर सकते हैं। ठीक उसी कामुक एम्ब्रस चिड़ियाओं की तरह जो कि शिकार करती हैं। Rather at once our time devour than languish in his slow chapped power। इससे पहले कि जो समय है हमें झपट ले, हमें खा ले, devour, और हमारी जान को अपनी स्लो और फटी हुई जो उसकी पावर है, स्लो चैप्ड, उसमें मुरझा दे, मतलब हमारी जीवन लीला समाप्त कर दे अपने पावर में लेके। इससे पहले क्यों ना हम ऐसा कर लें। Let us roll all our strength and all our sweetness up into one bowl। क्यों ना ऐसा करें कि हम जितनी भी हमारे अंदर शक्ति है, पावर है, इसे हम एक बना लें। And tear our pleasures with rough strife through the iron gates of life। और इस तरह बना के जो हमारा संघर्ष है, स्ट्राइफ, उसे लाइफ की जो लोहे का गेट है उसमें से अपने आप को निकाल के ले जाएं। Thus, though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run। हालांकि ये जो समय है उसे हम ठहरा तो नहीं सकते। तो यहाँ पे समय से मतलब सूरज, कि जो सूरज है उसे हम ठहरा तो नहीं सकते, ये हमारी पावर में नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब अपने आप को मिला के संघर्ष करके, इस पल का उपयोग करके, इस पल में डूब के अपने आप को एक बना के, फिजिकली, इमोशनली समय की दीवार से टकरा के उससे जब आर पार हो जाएं, तो भले ही हम समय को ना ठहरा सकें, लेकिन हम इस समय को अपने मुताबिक चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस पोएम की एनालिसिस, एंड होपफुली आपको समझने में आसानी हुई हो। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तो बाय बाय।